वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जिसमें हम लोगों ने 300 क्वेश्चन हिस्ट्री के सॉल्व कर लिए हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री का एक टेस्ट सॉल्व किया, एंशियंट हिस्ट्री हो गई है और इसके साथ ही 500 हमने टॉप करंट अफेयर्स भी देख लिए हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 800 क्वेश्चन हम लोग अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। मेरी कोशिश है मैं 1000 प्लस ही लेकर के जाऊंगी, सभी सब्जेक्ट के आपके सेक्शन वाइज टेस्ट को टारगेट कर रही हूँ। तो आज मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो साइंस की सीरीज़ है, ठीक है। तो अभी साइंस की सीरीज़ आगे कंटिन्यू रहेगी, आपको इसको देखना है और इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं डेली, पहले उनको देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करके अपना जो स्कोर है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितना भी समय है इस समय में भी आपने जो पढ़ रखा है बेहतर ढंग से रिवीजन हो जाए, कट ऑफ क्वालिफाई हो जाए, तो लास्ट टाइम क्विक रिवीजन के लिए आप यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़िए, जिसमें आपको सिर्फ 499 रुपये में शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज और डेली टारगेट के साथ आपको जो टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स होते हैं क्लासेस के साथ वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो बहुत ही कम समय में जो हाई यील्ड टॉपिक है पहले उनको कवर कराया जा रहा है, साथ में आप सीसेट और जीएस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपको 30 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, 5 सीसेट के हैं और साथ में 25 टेस्ट जीएस के कराए जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज भी होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं और मंथली करंट अफेयर अलग से आप सॉल्व कर सकते हैं। हर मंथ की करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएगी और आपको पता है यूपी पीसीएस में करंट अफेयर का कितना बड़ा रोल है। अगर आपने करंट अफेयर तैयार कर ली है तो लगभग 35 प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक है और ये सारे कर पाएंगे। तो ये यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कई एग्जाम को टारगेट करते हैं। अगर आप यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ 99 रुपये का आपका कोर्स है, मतलब सिर्फ 99 रुपये में एसआई बन सकते हैं। तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है, जो भी आप कोर्स परचेज करेंगे उस पर ये कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई। आप जीआईसी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, एलटी ग्रेड या फिर इसके साथ में भी न्यू वैकेंसी आ रही बीईओ की, आरओ का रिजल्ट आने के बाद आरओ मेंस के लिए, तो सभी के कोर्स मिल जाएंगे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उन पर कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 41st क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस। तो किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, उसके न्यूक्लियस में जो उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है उसके बराबर होती है। तो सही हो जाएगा, एटॉमिक मास सही दिया गया है। पॉस्चराइजेशन का इसका संबंध दुग्ध के निर्जलीकरण से, डिहाइड्रेशन ऑफ मिल्क से है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉस्चराइजेशन जो होता है मिल्क का, ये डिसइंफेक्शन से है। जो भी उसमें उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करने की प्रक्रिया होती है पॉस्चराइजेशन। आप जो पैकेट वाला मिल्क लाते हैं उसमें लिखा होता है पॉस्चराइज्ड मिल्क, इसका मतलब क्या है कि हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है दूध को और अचानक से चिल कर दिया जाता है। ऐसी प्रक्रिया अपनाने से क्या होता है, जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल कर दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निर्गमित होती है। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट इन हाइड्रोलिसिस। तो सही है, जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निर्गमित होती है। पहला और तीसरा करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 42nd क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। 4 स्टेटमेंट है सामने। पहला है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, पोटेशियम है, करेक्ट हो जाएगा। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है। ऑस्मियम पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे भारी धातु है, हैवीएस्ट मेटल है। यूरेनियम ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी रेडियोधर्मी तत्व है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 43rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सोडियम को केरोसिन में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। तो सोडियम को क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं किसमें, केरोसिन में। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल सही दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से इसको क्या किया जाता है कि इसको केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन और नमी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया कर लेता है। तो सुरक्षित रूप से इसको संग्रहित करने के लिए केरोसिन में रखते हैं।
नेक्स्ट है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है, तो सही हो जाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2, हेमीहाइड्रेट है ना, तो इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में जानते हैं। करेक्ट हो जाएगा। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 44th क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए है चूना पत्थर को रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रतिदीप्ति लैंप में सर्वाधिक सामान्यता निम्न दाब युक्त पारा वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। तो देखिए लाइमस्टोन केमिकली किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल करेक्ट है। और जो फ्लोरोसेंस लैंप्स होते हैं इनमें कॉमनली क्या फिल करते हैं, तो मर्करी वेपर और आर्गन गैस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वेल्डिंग में उपयोग की जाने वाली गैसें नाइट्रोजन और एसिटिलीन है। देखिए वेल्डिंग में क्या करते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन यूज करते हैं, नाइट्रोजन नहीं यूज होता है। ऑप्शन सी ही गलत दिया गया है, यही राइट आंसर होगा। 45th क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेंट के रूप में उपयोग की जाने वाली कौन कौन सी गैस है। फ्रियॉन गैस को रासायनिक रूप से किस नाम से जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये कौन सी फ्रियॉन गैस जिसे हम बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, किस लिए, कूलिंग एजेंट की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होती है, तो दोनों करेक्ट हैं। क्यों, क्योंकि देखिए अम्लीय वर्षा कैसे होती है, जो सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी सही होगा। तो रेफ्रिजरेंट के रूप में फ्रियॉन गैस यूज की जाती है, जिसको हम केमिकली किस नाम से जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन। 46 क्वेश्चन देखिए, इसमें बताना है कौन कौन से विकल्प सही होंगे। पहला है पायरीन का उपयोग किस में करते हैं, अग्निशामक के रूप में किया जाता है। पायरीन कैसे यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है, आग को बुझाने के लिए जो अग्निशामक होते हैं। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं, बियर कहते हैं। तो बियर कैसे बनती है, जो फर्मेंटेशन होता है, जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं उनको फर्मेंट करके बनाई जाती है। नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जानते हैं, गलत हो गया, क्योंकि मेथिल अल्कोहल को हम वुड स्पिरिट के नाम से जानते हैं। एक्वारेजिया क्या है, 3:1 के रेशियो में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण है। आरओ के एग्जाम में आपके पूछा गया था, ठीक है, एक्वारेजिया के बारे में जो भी हुआ था। तो यहीं से स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आप देखिए साइंस में बेसिक साइंस से क्वेश्चन आते हैं और जो जितनी बार पूछे गए उन्हीं स्टेटमेंट्स को लेकर के आपके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। अब एक्वारेजिया के बारे में क्या है, अभी अगर आपसे रेशियो भी पूछ लिया जाए तो पता चल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना होगा 3 रेशियो में, और 1 रेशियो में इसका नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होगा। तो ये भी करेक्ट दिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1, 2 और 4 करेक्ट है, थर्ड गलत है, क्योंकि वुड स्पिरिट किसको बोलते हैं, मेथिल अल्कोहल को बोलते हैं। 47 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। बहुलक मतलब पॉलीमर। पॉलीमर क्या होते हैं, छोटी छोटी यूनिट्स मिल करके, छोटी छोटी बीड्स टाइप जैसे आप देखते हैं, मिल करके एक पॉलीमर बना लेते हैं। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो पॉलीमर बनेगा, और वो छोटे मॉलिक्यूल्स को क्या हम बोलते हैं, उनको मोनोमर बोलते हैं। सिल्क, वूल, नेचुरल रबर और लेदर में से बताना है कौन सा नेचुरल पॉलीमर नहीं है, ठीक है। तो रेशम, ऊन, प्राकृतिक रबर और चमड़ा। राइट आंसर है नेचुरल रबर, ठीक है। ये आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है, और रेशम, ऊन और चमड़ा ये सारे क्या हैं, ये प्राकृतिक बहुलक हैं, नेचुरल पॉलीमर हैं। जबकि आइसोप्रीन का पॉलीमर क्या हो जाएगा, नेचुरल रबर। तो ये कैसे हो जाएगी, ये नेचुरल नहीं होगी। 48 क्वेश्चन देखिए, थर्मोप्लास्टिक के संबंध में कौन सा कथन गलत है, टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन। तो देखिए थर्मोप्लास्टिक, नियोप्रीन ये नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। टेफ्लॉन हो गया, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन ये सारे कैसे हैं, थर्मोप्लास्टिक हैं। लेकिन जो नियोप्रीन है ये क्या होगा, नियोप्रीन थर्मोप्लास्टिक नहीं है, इसलिए यहाँ पर नियोप्रीन राइट आंसर होगा। 49 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग हम बुलेट प्रूफ विंडोज के फॉर्मेशन में करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। केवलार है, पॉलीकार्बोनेट है, पॉलीएमाइड है और लेमिनेटेड ग्लास है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने अलग से आपको बताई हुई है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना है तो किसका यूज होगा, केवलार का। अगर बुलेट प्रूफ विंडो बनानी है तो पॉलीकार्बोनेट यूज होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। लेकिन पॉलीएमाइड के बारे में भी जान लेते हैं, पॉलीएमाइड क्यों यूज होगा। तो बुलेट प्रूफ अगर कपड़े बनाने हैं
तो फिर किसका यूज़ होगा, पॉलीएमाइड का। और बुलेट प्रूफ जो जैकेट होते हैं इनके निर्माण में लैमिनेटेड कांच का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इनका यूज़ होता है, लेकिन मेनली पॉलीकार्बोनेट की वजह से क्या बनते हैं, जो बुलेट प्रूफ विंडोज़ होते हैं वो बनते हैं। लेकिन यहाँ पर लैमिनेटेड कांच अगर सिर्फ होता तो वो भी सही उत्तर हो जाता। केवलार से क्या बनेंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट बनेंगे, और जो पॉलीएमाइड है बुलेट प्रूफ क्लोथ्स बनेंगे, ठीक है, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। पैलियोबॉटनी, मोरिकल्चर, ऑर्निथोलॉजी और मर्मेकोलॉजी, इनमें किसकी स्टडी करते हैं। तो पैलियोबॉटनी किससे रिलेटेड है, जो कि स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स हैं, ठीक है। मोरिकल्चर का रिलेशन है जो सहतूत की खेती है, कल्टीवेशन ऑफ मलबरी है। ऑर्निथोलॉजी ये स्टडी होती है बर्ड्स की, ठीक है। मर्मेकोलॉजी इसमें हम चींटियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। राइट आंसर हम देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सी में दिया गया है। 51st क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, डार्विन की द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। इसमें कौन सा इन्होंने जो थ्योरी दी थी, तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी इसी बुक में, ठीक है। ह्यूगो डी व्रीज ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अभी मैंने बताया थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या विकासवाद के सिद्धांत को किसने दिया था, डार्विन ने ही दिया था। उनकी पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, गलत हो जाएगा, ठीक है। लेमार्क ने सबसे पहले जैव विकास दिया, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेमार्क ने सबसे पहले सही है, माफ कीजिएगा, लेमार्क ने जैव विकास समझाया था, लेकिन जो विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत है, क्योंकि ह्यूगो डी व्रीज ने विकासवाद का सिद्धांत तो दिया नहीं, तो म्यूटेशन थ्योरी ऑफ जो इवोल्यूशन है वो ह्यूगो डी व्रीज ने दी थी। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हिंदी में याद कर लीजिए, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। लेमार्क ने क्या दिया था, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जैव विकास को दिया था। डार्विन ने क्या बताया था, विकासवाद के सिद्धांत को, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, किस पुस्तक में, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। राइट यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन ए में दिया गया है। 52nd क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुना। पहला, पोटेशियम एक स्थूल पोषक तत्व है जो पौधों की वृद्धि में मदद करता है। स्थूल का मतलब यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें क्लासिफिकेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, औद्योगिक पैमाने पर तरल हाइड्रोजन या तरल नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली टेक्निक क्रायोजेनिक्स। तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए पोटेशियम एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि हेल्प करता है उसकी ग्रोथ में, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन दूसरा क्यों गलत है वो भी समझिए। तो देखिए, लिक्विड ऑक्सीजन या फिर लिक्विड हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पैमाने पर किस टेक्निक का यूज करते हैं, तो क्रायोजेनिक्स का यूज करते हैं, ठीक है, ना कि यहाँ पर हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन जो दिया गया। नाइट्रोजन गलत होगा, ऑक्सीजन होता, तरल ऑक्सीजन या तरल हाइड्रोजन होता तो करेक्ट हो जाए। 53rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, मिथाइल अल्कोहल चीनी के किण्वन से बनता है। तो जब शुगर का फर्मेंटेशन होता है तो एथाइल अल्कोहल बनता है, मिथाइल अल्कोहल नहीं बनता। सर विलियम रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। तो जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनको किसने खोजा था, किसने डिस्कवरी की थी, सर विलियम रैमजे, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, सीधा अल्कोहल के उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। तो मोलासेस होता है एक्सीलेंट रॉ मटेरियल होता है किसके लिए, अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए। सेकंड और थर्ड करेक्ट है, ऑप्शन बी राइट होगा। 54th क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जब दो हल्के नाभिक मिलेंगे तो भारी तत्व का नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होंगे और एक न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे। तो इसका ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट नामक रसायन क्षारीय मृदा सुधारक के रूप में कार्य करता है। पोटेशियम सल्फेट गलत है, कैल्शियम सल्फेट का यूज करते हैं इसमें क्षारीय मृदा के सुधार में, ठीक है। अल्कलाइन अगर सॉइल है तो उसको रिफॉर्म करने के लिए कैल्शियम सल्फेट यूज होगा, ना कि पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के नाभिक को दो छोटे नाभिक में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है, परमाणु विखंडन। और इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। कोई भी बड़ा नाभिक है दो छोटे नाभिक में टूटेगा तो न्यूक्लियर फिजन ये प्रोसेस होती है, इसमें बहुत ढेर सी सारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट। और जब ये दो हल्के नाभिक आपस में मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो परमाणु संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है और ये हमें दिया गया ऑप्शन सी में। 55th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आंसू गैस का प्रमुख तत्व है। आंसू गैस के प्रमुख तत्व में देखिए होता है क्लोरीन गैस, ये गलत हो गया।
हीलियम गैस सक्रिय और ज्वलनशील न होने के कारण इसका उपयोग हवा से भरे गुब्बारों में किया जाता है। तो हीलियम गैस कैसी होती है? अक्रिय होती है, ज्वलनशील भी नहीं होती है, इसी के लिए गुब्बारों में इसे भरा जाता है, हल्की होती है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। और आज के ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और देखिएगा यहीं से प्रश्न मिल भी जाएंगे, क्योंकि साइंस में क्वेश्चंस कुछ रिपीट होते हैं, ठीक है, किसी ना किसी स्टेटमेंट से बन जाते हैं। आपने देखा जो पिछली बार पूछे गए प्रश्न उसमें इसमें आसानी से मिल जाएंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपका क्या स्कोर रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है यूपी पीसीएस या अदर एग्जाम्स के लिए तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।